काम बोलता है, नाम नहीं। झूठा नहीं हूं मैं मोदी की तरह, और झूठा नहीं हूं किरण चौधरी की तरह। 12,000 वोटों से जीतने वाली हमारी नेत्री मैडम किरण चौधरी सीएम की कुर्सी के ऊपर जाकर फोकस करती है, क्योंकि सच्चाई है वो अपनी विधानसभा नहीं जीत सकती, और आज की तारीख में वो एक पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकती। तो मैडम किरण चौधरी ने छोड़ने की जरूरत की पड़ी। हुआ कांग्रेस में इतने साल हो गए थे, मैडम अच्छा काम कर रही थी, उड़े रही हमारा खेरड़ी मोड़ ते टल दिए। हाँ। और भैणी का ने सरक दिए, और डर गड्ढे मेरा आज इतने गड्ढे होया करते नू बेरा पटिया करता भैणी आ गई। और लुहारू ने कांग्रेस सरकार में, हुड्डा सरकार में पाकिस्तान माना जाए। 18 यूनिवर्सिटी बनी थी प्रदेश में, 18 यूनिवर्सिटी, एक एक बता सकता हूं मैं। तो मैडम तो बार बार यह बात कही है, जो देखनी है वह भी बता देंगे। मैडम ने बार बार नहीं कही भाई हुड्डा मेरी चालन कौन देंदा। थोड़े से राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनके आदर्श बन गए खट्टर साहब, उनके प्रेरणा पुरुष बन गए खट्टर साहब। लेकिन दो ही लोग, या तो किरण चौधरी या धर्मवीर, या किरण चौधरी या धर्मवीर। एक बार उसको गाली दे दो, एक बार उसको गाली दे। डरता है नेता, इसी बात से डरता है कि किसान, मजदूर, दलित, दमित राजनीति ना सीख जाए। 13 महीने बैठे रहे हम, क्या मिला हमें? अरे सिर्फ वो कानून वापस हुए ना, मांग तो जस की तस है। तो हम बलराज कुंडू नहीं बन सकते, हम सोमवीर सांगवान नहीं बन सकते, हम राजवीर फरटिया नहीं बन सकते। इन्हें कि इस पंचायत का मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि किस तरह से भाजपा को हराया जाए। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। लगातार हरियाणा की हर एक अपडेट, हर एक न्यूज़ आपके सामने दे रहा करा, छोटी हो बड़ी हो किसी भी हो। और आज फिर एक बार आप सबके बीच में मौजूद होया हूँ। बात करा लोकसभा चुनाव की, तो पीछे पूरे हुए हैं, रिजल्ट आया है, नए सांसद बने हैं। हरियाणा ने मैं फिर दोहराना रहा हूँ, न्याय कराया है। 5-5 सीट भाजपा और कांग्रेस ने दी हैं, जबकि समीकरण कुछ और थे, आवाज़ जनता की कुछ और आना रही थी। 7-3 का मैं अंतर मानू था, लेकिन उस तक अलग जो है 5-5 कर दिए, जो कि हरियाणा नहीं कराया कर है। इबका इतिहास बदलिया है, नहीं तो सुपड़ा साफ कराया कर परिवर्तन की हवा उस टाइम पे। इस बार दोनों बराबर रखे। अब विधानसभा चुनाव जो है भाई काउंटडाउन शुरू हो गया है, 100 दिन बाकी हैं। तकरीबन 3-3.5 महीना में विधानसभा चुनाव होंगे, और उसी दौरान जो है बड़ा उलटफेर होया तुसाम हल्के के अंदर, जो इस बार वोट सीट मानी जाए विधानसभा चुनाव में। वोट सीट भिवानी मंदरगढ़ थी, और अब जो है तुसाम की सीट वोट सीट बन चुकी है। क्योंकि जो पारंपरिक राजनीति थी, जो कांग्रेस तो निरंतर चेहरा था मैडम किरण चौधरी, 4 बार की विधायक, 2 बार की कैबिनेट मंत्री, वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा के अंदर शामिल हो गई हैं। उसके बाद जो है भाई नए नए चेहरे आए हैं, जनता की नई आवाज़ आई है। और जो हमारे अलकावासी हैं, तुसाम के जो निवासी हैं, जो वोटर हैं, उनकी एक आवाज़ सुनने मिली कि भाई हमने परिवर्तन चाहिए, हमने नया चेहरा चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो कवरेज करी थी तुसाम जाट धर्मशाला के अंदर, जिसमें किसान इकट्ठे हुए थे, और उसमें मांग करी गई थी कि भाई हमने नया चेहरा चाहिए। नया चेहरा कौन? जो हमारा हल्का का हो, जो हमारी सारी जानकारी रखे, सारे गामा का बेरा हो, और उसने हमारी समस्याएं का बेरा हो। हमने पैरासूट तो उतरनिया उम्मीदवार नहीं चाहिए, हम ही नाम देंगे, और कांग्रेस पार्टी उसने अपना झंडा दे, अपना चुनाव निशान दे, अपनी तरफ से लड़ावे। लंबी वीडियो थी, कई सवाल उसमें हुए थे, कई बात उसके अंदर हुई थी। और जो शख्सियत मेरे साथ है, रमेश पंघाड़, टमाटराड़ा नाम तो इन्हें जाना जाए, जो भाई इन्होंने एक टाइटल दे रखा है जनता ने, और किसान पुत्र हैं, किसान हैं, और किसाना की समस्या जाने हैं कि भाई किसान के चाव है। न बजे इन्होंने पकड़ रखी, क्योंकि खुद किसान है, तो इन्होंने बेरा भाई मेरी समस्या है, वह हल्का की समस्या है। लेकिन इस बदलाव के बाद यह आवाज़ पहली बार मैंने देखा है, जितना भी मेरा राजनीतिक करियर रहा है, जितना भी मैं चैनल पर काम कराया है, तो पहली बार ऐसा उलटफेर होया है। देखो कुंडू साहब हैं, या फिर दादरी में जो निर्दलीय विधायक बने तो हैं, लेकिन इसी मांग की हम ही नाम देंगे, जनता कहती हो, और आप चुनाव निशान दो, ऐसा शायद पहली बार होना गया है हरियाणा की किसी विधानसभा सीट के ऊपर। अब कितना परिवर्तन होगा, किसान के चाव हैं। उस मीटिंग के अंदर जो तुसाम में हुई थी, तो उसमें घोषणा करी गई थी भाई आने वाली 14 जुलाई को जो है हम एक और मीटिंग लेंगे, एक बार फिर किसान जोड़ेंगे, हमारी आवाज़ फिर बुलंद करांगे। उसमें जगह स्थान नहीं बताया गया था। पंघाड़ साहब का मेरे तरफ फ़ोन आया कि हमने वह चीज़ बतानी है कि कित हम मीटिंग करना है, यहाँ के हमारा एजेंडा है, एजेंडा साफ है कि भाई परिवर्तन चाहिए। अब क्यों बुलाया है, के पूरी कहानी है, और जो सवाल जवाब होंगे आपके सहमी होंगे। आपकी जो राय है वो अभी साथ के साथ कमेंट बॉक्स में दे दियो। तो सबसे पहले तो पंघाड़ साहब राम राम। राम 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 भाई जी, राम राम। ठीक ठाक हो? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो
आपकी जाट धर्मशाला के अंदर जो है मीटिंग हुई थी, उसमें आपने कहते भाई आने वाली 14 जुलाई को हम एक और मीटिंग लेंगे, तो वह कित है, कद है, किस तरह है? वो देखो सचिन भाई, 14 जो जुलाई की रखी गई थी उसी दिन जी। वो देवराला में महापंचायत होगी। अच्छा। और कुछ लोग इस महापंचायत के बारे में भ्रांतियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक ही वर्ग के लोगों की महापंचायत है, ये तो सिर्फ किसानों की महापंचायत है, ये राजनीति कर रहे हैं। इस तरह की कुछ हूल जुलूल फिजूल तरह की बातें भी निकल कर सामने आ रही हैं जी। लेकिन वो पंचायत 14 जुलाई को और अपना देवराला में कम्युनिटी सेंटर में रखी गई है। और जो ये इस तरह की बातें हो रही है बिल्कुल बिना सिर पैर की, हाँ एक और ये तो निर्दलीय अलग से लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कोई भी मकसद नहीं है इस पंचायत का जी। इस महापंचायत का ऐसा कोई भी मकसद नहीं है। हमारा मुख्य जो एजेंडा है, उद्देश्य है, वो पहली बार हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रतिनिधि उम्मीदवार का चयन ऊपर से ना आए। उससे बेहतर तरीके से हम जानते हैं कि हमारे तोसाम विधानसभा में अनेकों हीरे हैं। हमारी मांग ये है कांग्रेस पार्टी से और प्रदेश हाईकमान से कि आप हमारे ऊपर थोपोगे वो नहीं चलेगा। हम दे रहे हैं आपको उम्मीदवार, 5 मांगो, 7 मांगो, 10 मांगो। हम वो अच्छे अच्छे जो लोग हैं, शिष्टाचारी हैं, व्यवहारी हैं, समाज के हर दुख सुख में भागीदार रहते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, हर मूवमेंट में रहे हैं और आगे रह सकते हैं, ऐसे लोगों का 5, 7 या 10 लोगों का चुनाव करके इस महापंचायत का मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि हम प्रदेश हाईकमान के पास भेजेंगे। हमें कोई बाहरी उम्मीदवार की ज़रूरत नहीं है। प्रतिभाएं हमारे तोसाम विधानसभा के 106 गांवों में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। और दूसरी बात, ना तो ये अकेले किसानों की महापंचायत है, ना ये अकेले किसी वर्ग की महापंचायत है। इसमें किसान संगठन भी होंगे और जो हमारे समाज के प्रबुद्ध अगुवा और वैसे जनता, हर तरह के लोग इसमें शामिल होंगे। सामाजिक संगठन इसमें शामिल होंगे, जितने किसान संगठन हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, जितने सभी 36 बिरादरी की महापंचायत है। इसके बारे में ये कह देना ये तो अलग से लकीर खींचेंगे, कोई अपना निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा कर देंगे, नहीं। हम प्रेशर बना रहे हैं कांग्रेस। एक और है, हम एक और बात कहते हैं कि इस पंचायत का मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि किस तरह से भाजपा को हराया जाए। और उसमें अगर हम निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा कर देंगे तो वो वोट भाजपा का नहीं कटेगा। भाजपा के पास कौन सा वोट है? या तो जातिवादी वोट है जो कभी टूटता ही नहीं, या फिर शहरी वोट है जो कभी टूटता ही नहीं। तो तीसरे उम्मीदवार का चयन करके तो भाजपा को फायदा पहुंचाना है। और हमारा उद्देश्य है कि क्यों ना कांग्रेस हम बताएं उन उम्मीदवारों में से सर्वे करवा ले। हम 5, 7, 10 जो भी अच्छे अच्छे लोग हैं, जिस बिरादरी में, जिन जिन संगठनों में, उनके प्रतिनिधियों का चुनाव करके, भाई ये 10 बंदे निकल के आए हैं, 8 बंदे निकल के आए हैं, हम कांग्रेस हाईकमान के पास जाएंगे पूरा लाव लश्कर मजबूती के साथ कि भाई ये बंदे हैं, हमें बाहरी उम्मीदवार का पता नहीं है, वो कैसा है, उसके पास रुतबा हो सकता है, पैसा हो सकता है, राजनीतिक घराने के ऊपर छाप हो सकती है, ऐसे लोग नहीं चाहिए। ऐसी शुरुआत करेंगे ताकि अच्छे समाज में से, हमारे ग्रामीण समाज में से अच्छे लोग निकलकर सत्ता में जाएं। एकमात्र रास्ता यही बचा है हमारे पास। और इसका सीधा सा मतलब है कि वैसे अगर कोई निर्दलीय लड़ेगा तो पता नहीं किसको नुकसान करेगा, किसको फायदा करेगा। लेकिन अगर सत्ता में अच्छे लोग पहुंचाने हैं तो मैं तो पूरे प्रदेश की जनता से कहूंगा किसी भी तरह दबाव बनाकर अच्छे लोग आगे भेजो, ताकि वो ईमानदार भी हों और हमारी आवाज़ सुने और जानकार भी हों, दुख दर्द में भागीदार रहे भी हों, और आगे उम्मीद ऐसी हो कि वो रहेंगे भी ऐसे लोगों का। क्योंकि हमारे पास ना तो अखबार है, ना पैसा है, ना टीवी है, ना मीडिया है, कुछ नहीं है। ऐसे तो ये 2 पार्टी कह लो, 3 पार्टी कह लो, ये आगे नहीं आने देंगे। क्योंकि जनता का भी अभी तक मानसिकता जो जनता की है वो 2 धड़ों में बंटने की है, 3 धड़ों में बंटने की है। वो ऐसे किसी निर्दलीय उम्मीदवार को हम बलराज कुंडू नहीं बन सकते, हम सोमवीर सांगवान नहीं बन सकते, हम राजवीर फरटिया नहीं बन सकते। इनके पास तो पता नहीं कितना कितना धन है, उसके बलबूते के ऊपर चले गए ये लोग। आम आदमी कब गया है?
कभी नहीं पहुंच पाएगा। निर्दलीय उम्मीदवार कभी भी विधानसभा या लोकसभा में नहीं पहुंच पाएगा, बशर्ते उसके पास धन ना हो। तो हम कोशिश कर रहे हैं समाज में से अच्छे हीरे निकाल करके, और कांग्रेस प्रदेश हाई कमान को ये भेजें पैनल बना करके, ये 8 बंदे हैं, इनका सर्वे करवा लो, इनमें से बेहतर कौन है वो हमारा उम्मीदवार बना दो। सिर्फ ये वो उद्देश्य है इस महापंचायत का। और मैं तोसाम के 106 गांवों की जनता से अपील करना चाहूँगा, भाइयों बेकार की बातों में बरगलाने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कोई कहता है किसान राजनीति कर रहे हैं, करें तो अच्छी बात है। जब तक किसान राजनीति नहीं करेगा तो उसकी दशा यही तो है। आज किसान की दुर्दशा क्यों है? एक बात बताओ, किसान के ऊपर राजनीति करने वाले बड़े बड़े मंत्री केंद्र में, अपने प्रदेश में कब नहीं बने? शुरू से बनते चले आ रहे हैं। किसान के ऊपर राजनीति करने वाले किसान संगठनों के नेता 6-6 महीने में 5-5 फॉर्च्यूनर गाड़ियों में चलते हैं। कहाँ से आता है वो पैसा? वो क्या कर देंगे? कोई एक फैसला ऐसा बता दो कि किसान प्रतिनिधि या किसान के ऊपर राजनीति करने वाला किसी ने भी। क्या मिला हमें? 13 महीने बैठे रहे हम, क्या मिला हमें? अरे सिर्फ वो कानून वापस हुए ना। मांग तो जस की तस है, कर्ज की मांग है, एमएसपी की मांग है, लागत की मांग है, जीएसटी थोप दिया हमारे ऊपर, उसकी मांग है। तो अब राजनीति सीखनी पड़ेगी, किसान को भी सीखनी पड़ेगी, मजदूर को भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि लागत और आमदनी और भविष्य ये किसान और मजदूर संगठन तय नहीं करते, ये नेता लोग तय करते हैं। जब तक जनता के, आम आदमी के समझ में ये बात नहीं आएगी कि हम अच्छे लोगों को आगे करके उन विधानसभाओं लोकसभाओं के अंदर भेजेंगे, तभी तो बात बनेगी। तो मैं तो कहना चाहता हूं भाई कि जब तक किसान राजनीति नहीं करेगा या राजनीति नहीं सीखेगा या राजनीति की बात नहीं करेगा, तब तक समाधान नहीं होने वाला। नेता किस बात से डरता है? नेता इसी बात से डरता है कि किसान, मजदूर, दलित, दमित राजनीति ना सीख जाए। यही तो सीखनी पड़ेगी। जो इनकी जड़ें, जो पारंपरिक जड़ें हैं, युगांतर तक तो जो इनकी पोषित हो चुके हैं, उनको इलाज तभी पाएंगे जब हम राजनीति की ABCD सीखें और सोचेंगे, महसूस करेंगे। अब क्या है तोसाम में? पिछले 40 साल से तोसाम में क्या देखता है? 2 पीढ़ियां गई, 2 पीढ़ियां। मेरी उम्र आज 51-52 साल की हुई है, लेकिन 2 ही लोग, या तो किरण चौधरी या धर्मवीर, या किरण चौधरी या धर्मवीर। एक बार उसको गाली दे दो, एक बार उसको गाली दे। पता है इनको वहां बैठे, इस बार मैडम आपको गाली देंगे, मेरा नंबर है। अगली बार मेरे को गाली देंगे, आपका नंबर आ जाएगा। कितने चतुर लोग हैं ये। कितने किया क्या है हमारा? क्या इस तरह से यही खानदान अब अपने बेटे और बेटी को स्थापित करने चले आ गए? कब तक चलेगा? ये नहीं चलने वाला। कोई उपलब्धि बता दो इनकी कि भाई इन्होंने किया क्या है। क्यों को नहीं? मतलब तुसाम का तो विकास नु माने मैडम किरण चौधरी ने करवाया, जितना करवाया नु बताऊं है स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल तो जाता तो मैडम किरण चौधरी ने विकास। ये भी सही बात कही आपने। सिर्फ कांग्रेस के राज में, या ये कहें हुड्डा के राज में नहीं। अगर मेरी बात सुनो, 2004 से पहले वो काम क्यों नहीं हुए, और 2014 के बाद क्यों नहीं हुए, और आज तो मैडम वापस तो इसको क्या नाम है, खट्टर को अपना आदर्श प्रेरणा पुरुष, जबकि चौधरी बंसीलाल इस प्रदेश के निर्माता थे, वो भी इग्नोर कर दिया मैडम ने। थोड़े से राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनके आदर्श बन गए खट्टर साहब, उनके प्रेरणा पुरुष बन गए खट्टर साहब। अब 3 महीने बचे, कोई एक उपलब्धि, और तो दूर की बात, नहर में 5 दिन पानी दिलवा के दिखा दे मैडम किरण चौधरी। वो किरण चौधरी ने करवा दिया, बिल्कुल हुआ है। उन 10 सालों में 2004 से 14 तक काम हुए हैं, तोसाम का नक्शा बदला है, लेकिन उसका सरे अकेली किरण चौधरी को नहीं। किरण चौधरी तो उसी फाइट में जिस फाइट में आज है, मैं सीएम, मैं सीएम, मैं सीएम, मैं सीएम, मैं सीएम, मैं सीएम। बिल्कुल हुआ है। बस स्टैंड नया बनाया है, हॉस्पिटल नया बनाया है, ये क्या नाम है वो, ये हाँ झील बनी है, थाना नया बना है, कौन सा तहसील नया बना है, सब कुछ बना है। लेकिन अकेला मैडम किरण चौधरी को सरे नहीं देना चाहिए।
नहीं, अपनी विधायक तो मैडम किरण चौधरी रही, तो बिल्कुल, बाकी के प्रदेश में भी बहुत कुछ बना है भाई। तो मैडम तो बार बार यह बात कही है, जो देखनी है वह भी बता देंगे। मैडम ने बार बार नहीं कही भाई हुड्डा मेरी चालन को देंदा, और मैडम ने जो मैडम भी स्वीकार कर रही इस बात ने, क्योंकि उनकी खुद की ये बयान है कि भाई सेंटर में जाके काम ले आई हूँ मैं। तो अच्छा 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 अच्छा, मैडम तो सेंटर में जा करके तोसाम का काम ले आई। अब मैं बताता हूं आपको हुड्डा कौन है, हुड्डा क्या है, हुड्डा किसे कहते हैं। कई लोग बोलते हैं मेरे को भी कि ये तो हुड्डा का आदमी है, ये हुड्डा का आदमी। वो जो आपकी मीटिंग हुई थी हाँ। जाट धर्मशाला के अंदर, और मैंने जो कवरेज करी उसके बाद मेरे तरफ फोन भी आए, कई बयान कही कि भाई और तो हुड्डा के मानस हैं, तो हुड्डा की गाँगे और किसकी गाँगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि मेरे ऊपर भी आरोप लग रहे हैं ये तो हुड्डा के लोग हैं। हमें काम वाले आदमी चाहिए, नाम वाले नहीं चाहिए। अब हुड्डा के बारे में बताता हूं आपको। 18 यूनिवर्सिटी बनी थी प्रदेश में, 18 यूनिवर्सिटी, एक एक बता सकता हूं मैं। 16 मेडिकल कॉलेज बने थे, 4-4 पावर प्लांट लगे थे, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा था हमारे प्रदेश में। मेट्रो आई थी, 85 किलोमीटर मेट्रो आई थी, बल्लभगढ़, दिल्ली से बल्लभगढ़, दिल्ली से गुड़गांव और दिल्ली से बहादुरगढ़। ये 1 इंच तक नहीं ला पाए। तो मैं बिजली में आत्मनिर्भर बना दिया था, 4-4 पावर प्लांट लगे थे। गरीब जनता को, मेरी बात सुनो भाई, अब सुननी पड़ेगी पूरी। गरीब जनता को जिसके पास छत नहीं थी और रहने के लिए जमीन नहीं थी, उसको प्लाट आवंटित किए गए थे लगभग 4 लाख के आसपास। उसको हम जातिवादी या क्षेत्रवादी कह सकते हैं। पंचकुला से शुरू हो जाओ आप। पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन, राष्ट्रीय संस्थान देश का पहला किसने लगाया? हुड्डा साहब ने। अंतरराष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि है। यमुनानगर में आ जाओ, चौधरी दीनबंधु छोटू राम के नाम से पावर प्लांट किसने लगाया, जिसमें 300 मेगावाट बिजली की 2 यूनिट लगी हैं। आप उससे और नीचे आ जाओ, कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, देश के पहला संस्थान, राष्ट्रीय संस्थान किसने लगाया? पानीपत में आ जाओ, आईओसी की एक्सटेंशन किसने की? उसको इंडस्ट्रियल हब में कौन लेके आया? कुरुक्षेत्र में जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का वो लगा हुआ है, उसकी एक्सटेंशन, उसका विस्तार किसने किया? इंडस्ट्रियल हब में कौन लेके आया? आप और आ जाओ, करनाल आ जाओ, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज किसने बनाया? आप उधर सोनीपत चले जाओ, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, जिसमें लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जिसमें अशोका यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लेवल की, जिसमें जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, पता नहीं कितने कॉलेज। आप कानपुर में आ जाओ, मान लिया, पूरे भिवानी में आ जाओ आप, भिवानी में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी किसने बनाई? किरण ने बनाई। मान ली आपकी बात। जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है वो किसने बनाया? हुड्डा ऐसे ही होता है। चौधरी बंसीलाल और हुड्डा असली निर्माता हैं इस प्रदेश के। बहुत विकासकारी करवाई। हाँ, आपकी मान ली बंगाल हाँ, ने बहुत विकासकारी करवाई, लेकिन एक हुड्डा साहब के ऊपर एक इल्जाम और लगा है, हाँ, कि खेरड़ी मोड़ ते टल दिए, हाँ, और भैणी का ने सरक दिए, और डर गड्ढे, मेरा आज इतने गड्ढे होया करते, नू बेरा पटाया करता कि भैणी आ गई। और लुहारू ने कांग्रेस सरकार में, हुड्डा सरकार में पाकिस्तान माना जाए। बिल्कुल ये बात बताऊंगा पहले और भी, क्योंकि ये क्षेत्रवाद की बात है, तो उसी क्षेत्रवाद की बात कर रहा था। सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, जो मात्र 6 कमरे की थी, आज राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी, वो क्षेत्रवाद है। जींद में चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, वो क्षेत्रवाद है। कैथल में हॉस्पिटल, बाईपास, सेक्टराइज, क्या नहीं किया, बस स्टैंड, कैथल का नक्शा बदल के रख दिया हुड्डा साहब ने अपने 10 साल के कार्यकाल में। वो क्षेत्रवाद है। महेंद्रगढ़, भिवाड़ी, यहां जाओगे, ऐसे ऐसे महिला यूनिवर्सिटी देश की पहली। गुड़गांव जाओगे, पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी, देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी गुड़गांव में लगाई। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ। अब आई आपकी बात, फिर दूसरी बात, कहीं से भी उसने जातिवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, पूरे प्रदेश का। तब क्या थी बेरोजगारी दर पूरे प्रदेश में? ये तो एनसीआरबी और प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं। जिस दिन हुड्डा साहब ने सरकार छोड़ी थी 2014 में, उस दिन मात्र 2.8%, 2.8% दर थी बेरोजगारी की, जो आज लगभग 30, 32, 34, 36 तक घूमती रहती है। घूमती, बेरोजगार बना दिया इनने।
अनपढ़ लोगों ने, इन्होंने किया कोई काम? अब आपने बताया, अगर तोसाम तो एक छोटा सा ब्लॉक है, हल्का है, इसमें इतने काम करवा दिए मैडम किरण चौधरी ने। वो फिर भी ये सारे प्रदेश में मैडम किरण चौधरी लाई है ग्रांट। अलग अलग जो उड़ा के नेता हैं, जो उड़ा के विधायक हैं, एमपी उन्होंने करे हैं अपना। अरे कितने लोग उन यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ लिख कर विदेशों में गए होंगे, यहाँ पर कितने लाख लोग, तभी तो वो बेरोजगारी दर हरियाणा हर चीज में नंबर 1 था, हर चीज में, तो अगर प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1। इतनी बढ़िया थी कांग्रेस पार्टी, तो मैडम किरण चौधरी ने छोड़ने की जरूरत क्या पड़ी? वह कांग्रेस में इतने साल हो गए थे, मैडम अच्छा काम कर रही थी, उड़े रही हमारा अच्छा काम था। बिल्कुल सही बात कही आपने, मैडम किरण चौधरी ने छोड़ने की क्या जरूरत थी? मैडम किरण चौधरी की निगाहें कहाँ रहती हैं? हमेशा सीएम की कुर्सी के ऊपर, जबकि सच्चाई है वो अपनी विधानसभा नहीं जीत सकती, और आज की तारीख में वो एक पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकती। इतनी कद्दावर नेता है, हाँ इतनी हाँ आप जानते हैं, अब तो मेरे को बताना पड़ेगा, पिछले चुनाव में श्रुति को लोकसभा चुनाव में कितने वोटों से हार मिली थी? 4,44,000 थे। नहीं तो अकेला तोसाम बताओ ना, 35-37 हजार। 35-37 हजार। इतनी कद्दावर नेता है। पिछले विधानसभा चुनाव में धर्मवीर की मदद ली थी या नहीं ली? बताइए आप। लोग कहते हैं ना ली थी, तो नैना चौटाला से समझौता किया या नहीं किया? तो उस बात का कोई सबूत तो कोई नहीं, नहीं, वो तो सबूत तो ऐसा कैंडिडेट, अगर ऐसा क्या कमी थी यहाँ पर तो सामने जेजेपी के पास कैंडिडेटों की, मैं गिनवा सकता हूँ 50 कैंडिडेट गिनवा सकता हूँ। जो धर्मवीर प्लस हो गया, नैना चौटाला से समझौता कर लिया, मात्र 12,000 वोटों से जीतने वाली हमारी नेत्री मैडम किरण चौधरी सीएम की कुर्सी के ऊपर जाकर फोकस करती है। जनप्रिय नेता ऐसे नहीं बना जाता, हुड्डा ऐसे नहीं बना जाता, बंसीलाल ऐसे नहीं बना जाता भाई। उनकी विरासत को जो आज ये बोल रही हैं कि मेरे तो आदर्श भी मनोहर लाल खट्टर है, मेरे प्रेरणा स्रोत भी मनोहर लाल, प्रेरणा स्रोत थे चौधरी बंसीलाल। या तो उन्होंने इस प्रदेश को ऊपर उठाया था या फिर हुड्डा साहब ने उठाया था। आज हुड्डा साहब की बराबरी करेंगे ये सारे जो जितने भी कांग्रेस में नेता हैं जिनकी सीएम की कुर्सी के ऊपर निगाह रहती हैं? हुड्डा साहब आज जनप्रिय, जन भावना, दिलों पर राज करते हैं। कम से कम 30-35 सीट तो ऐसी होंगी, ये अपनी विधानसभा नहीं जीत सकते। जो ये आत्मघाती लोग हैं, बार बार ऐसे लोगों की वजह से हम कांग्रेस से वंचित रहे, नहीं तो विकास होता। अब मैं बोलता हूं बीजेपी वालों को, जो भी मेरे इस के ऊपर कमेंट करे तो इनके काम गिनाए मेरी तरह। काम बोलता है, नाम नहीं। झूठा नहीं हूं मैं मोदी की तरह, और झूठा नहीं हूं किरण चौधरी की तरह कि बोल दिया वो कर दिया। अब किरण चौधरी क्या बोली कि वो संविधान वाला मसला तो हम ही लोगों ने झूठ फैलाया था। इतने नेता हो सकती हैं आप? मोदी रोज झूठ बोलता है, मैं मोदी की तरह झूठ नहीं बोलता। अगर किसी के पेट में दर्द हो तो कोई काम गिनाए 10 साल में।